हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर है? पीपीटी वगैरह ऑल आर क्लियर? जल्दी से कमेंट कर दो, सब ठीक है? जल्दी से बताओ, सब ठीक है? गुड मॉर्निंग आफरीन, वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? सब क्लियर है? पीपीटी वगैरह सब ठीक दिख रहा है अभी? सुनील, पंकज, ओके, जल्दी आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ आफरीन? कीर्ति भी आ गई, ओके। गुड इवनिंग कीर्ति, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। क्या हुआ आफरीन? ओ फीवर है, फीवर को भगाओ जल्दी से, टाटा बाय पे कर दो फीवर को। अच्छी डाइट लो, फ्रूट्स वगैरह लो, ठीक है, जूस वगैरह लो, ठीक है। मेडिसिन वगैरह लो बच्चा, परेशान मत हो, रोना नहीं है, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग लड़की है, बताओ अभी परेशान हो रही है, परेशान होना चाहिए। 30 मार्च के बेटा की थी, नोट्स ही अपलोड नहीं किए थे। कल कल करें उन सबके नोट्स अपलोड एक साथ पीडीएफ में। कल देखे होंगे ना तुम लोगों ने, मोनोपोली ओलिगोपोली के सबके कल नोट्स ही मैंने उसी में डिवाइड कर दिए थे, क्योंकि 30 को क्लास कहाँ ली थी, 30 और 31 को शायद क्लास ही नहीं ली है मैंने। नहीं, 31 और 1 को नहीं ली है, हाँ। उसके नोट्स मैंने कल करे हैं, और संडे को तो वैसे ही आपका ऑफ रहता है, इसलिए मैंने कल आपकी फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास नहीं हुई थी ना, वो मैंने आपकी क्लास ले ली थी कल संडे को। और डिमांड के नोट्स हिंदी में, ठीक है, डिमांड के नोट्स हिंदी में बना लिए हैं, अभी सेंड कर दूंगी, थोड़ी आफ्टर क्लास कर दूंगी या इवनिंग तक कर दूंगी, ठीक है। मेरे पास पीडीएफ है, सेंड कर दूंगी। थैंक यू बच्चा, याद दिला दिया। सो स्टार्ट करते हैं। आई एम आशीषिका गुप्ता इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी आपका क्या चल रहा है, यूनिट फर्स्ट माइक्रो, जिसके अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? आज पढ़ेंगे हम ओलिगोपोली से रिलेटेड एंड डुओपोली से रिलेटेड, जो उसके मॉडल्स हैं उसके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिल फॉर्म ऐप से, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप एंड ये इंस्टाग्राम ग्रुप है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं। मैम कॉस्ट प्रोडक्शन क्विक रिवीजन किस, क्यों क्यों, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो देगा फिर तुम्हें। ये ऐप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, बच्चा मुझे क्या बताऊं मैं। कॉस्ट प्रोडक्शन क्विक रिवीजन की वीडियोस रन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है रन? क्या दिक्कत आ रही है यार, बताओ। ऐसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर पढ़ने में, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। सर से बात, सर को मैं बोलूंगी फिर आफ्टर क्लास, और क्या बताऊं मैं, अभी फिर दोबारा बोलूंगी सर से। हाँ कीर्ति, समझ सकती हूँ बच्चा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट जो पढ़ाया हुआ है, अगर वही हमें नहीं मिलेगा तो उसके बिना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्विक रिवीजन तो बहुत जरूरी वाला पीडीएफ है वो तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास तुम लोगों के लिए, उसके अंदर थोड़ा बहुत सब कुछ रिवीजन। सर से बात करी भी किया, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे यार, मैं सर से बात करूंगी, मैं बोलती हूँ आज सर को स्ट्रिक्टली। कौन बहुत सपोर्टिव है बच्चा? यार मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ जब तुम लोगों की ये प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रही हूँ, इतना सब कुछ पता है मेरे को, कितनी मेहनत, तुम लोगों को वही चीज नहीं मिल रही है, कितना नुकसान हो रहा है सोचो।
क्योंकि क्या होता है ना, हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पिछला सारा भूलते जाते हैं। और मुझे क्या करना है, देखो तुम मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हो, मुझे नहीं लेना देना कि कि लाइक मेरे को लाख बच्चे चाहिए, 2000 बच्चे चाहिए। मेरे पास अगर जितने भी तुम स्टूडेंट्स हो, तुम सबका नेट हो जाए भगवान करे, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ। बस मेरी यही सक्सेस है। नहीं आफरीन, रोज नहीं होगी, आज हो रही है सिर्फ। कल से सेम 8 बजे क्लास होगी, क्योंकि अभी मैं कहीं आई हुई हूँ, तो उसी वजह से क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा रीशेड्यूल होता रहता है। ठीक है, अब मैं कल अगेन वही 8 बजे से तुम्हारी क्लास लूंगी। ठीक है। नहीं, डेली नहीं होगी। सो आ जाओ फिर हम पेपर फर्स्ट के अंदर देखते हैं 6 मंथ का, पेपर 2 में 12th मंथ का, एंड पेपर फर्स्ट में 6 मंथ का बोथ, एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का 12th मंथ का बोथ का। आपका क्या क्या प्राइस है, क्या ऑफर चल रहा है, उसके अंदर हमारा बताया हुआ है। ठीक है। फिर यूजीसी नेट के अंदर आप पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के नोट्स, पीवाईक्यूज विद आंसर, ठीक है, इसके अंदर देख सकते हैं आप हमारी फिल फॉर्म ऐप के अंदर। और 100+ मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, फिर क्विजेज, नोट्स एक्सेट्रा, सैम्पल पेपर्स वगैरह सब फिल फॉर्म ऐप पे आपको इजीली अवेलेबल है। ओके। सो आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप मेरा आशी वाला कोड 10% ऑफ के लिए यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड से भी। ठीक है, सजेस्ट करो सबको। तो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आप नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप फिल फॉर्म ऐप की डाउनलोड करके ऐप प्ले स्टोर से आप स्टेप बाय स्टेप सब स्टेप्स को फॉलो करके देन आप उस पर अग्री हो सकते हैं। ओके। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ओके। सो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों को फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा और कैसे लोग आपको जानेंगे। कॉस्ट के, हाँ ठीक है। कॉस्ट, बच्चा कॉस्ट के तो मुझे देखना पड़ेगा, अभी उसके तो डिमांड के तो है मेरे पास। अभी मैं देखती हूँ, कॉस्ट के भी देखती हूँ। कोई नहीं, तुम परेशान मत हो कीर्ति। अगर नोट्स का प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो क्लासेस वगैरह का, तो कोई बात नहीं, हम एमसीक्यू कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, तो परेशान मत हो। क्लास पढ़ो तुम अच्छे से, है ना, परेशान नहीं हो। और सर से इस बारे में बात भी तो करनी है मुझे, ये भी तो टेंशन हो गई मुझे। तुम लोग के लिए मुझे बात करनी है सर से। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। ओके। डेली मोटिवेशन कोर्स क्या है। पर कठिन परिश्रम से क्या होता है, सफलता मिलती है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो उससे हमें सफलता मिलती है। और आलस्य से क्या होता है, जब हम लेजी हो जाते हैं तो क्या होती है, उससे हमें हार मिलती है। और जब हम अहंकारी हो जाते हैं, लाइक ईगोस्टिक हो जाते हैं, तो उससे क्या मिलती है मुझे, मतलब लाइक मैं अपने आप को लेके चल रही हूँ, इसमें कठिनाइयां मिलती है। अब मान लो मैं हूँ, अब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब मान लो मेरे अंदर ईगो आ जाए, मेरे से जो मेरे साथ के जो मेरे मेरे जो हमारा ग्रुप है, मान लो अब मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं सिलेक्ट हो गई, मेरा लाइव एग्जांपल ले लो, और मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं सेलेक्ट हुए, या वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी है, तो ये तो नहीं है कि मैं अब ईगो दिखाऊंगी उन्हें। ये देखो, हर किसी के टाइम में टाइम होता है, क्वालिटी होती है हर किसी के अंदर, किसी को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अभी भी तो देखो, मुझसे भी तो अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। हाँ, बट द रीजन बिहाइंड इट कि हमें अभी बहुत सक्सेस होना है लाइफ में, हमें बहुत कुछ आगे करना है, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है। सो आपको क्या करना है लाइफ में, कभी भी इगोस्टिक नहीं होना है। ये मेरा पर्सनल मोटिवेशन है तुम लोगों के लिए। एक लाइक लाइन है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी कर जाओ, कभी भी ईगो मत दिखाना किसी को भी। समझ में आ रही है, ये मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ अच्छे से। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ, कुरनों के मॉडल पे आ जाओ। कुरनों का द्वाधिकारी मॉडल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कुरनों का। देखो ड्यूपोली क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया ना, ड्यूपोली किसका पार्ट है, किसका पार्ट है। ओलिगोपोली का पार्ट है, सब उसमें लिखा करो, जल्दी बताया करो। चलो आज मैं तुम्हें इसमें से थोड़ा पढ़ा देती हूँ। ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले ओलिगोपोली के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ओलिगोपोली से रिलेटेड। ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर क्या है, ओलिगोपोली के अंदर है हमारा कि लाइक
जैसे हमने पढ़ा था अल्पाधिकार के अंदर, क्या पढ़ा था, जो अपना अपूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर, क्या होता है, एक भाग होता है उसका, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे आप मान लो ओलिगोपोली को क्या कहा जाता है, मतलब ये क्या, मतलब कैसे बना ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली कैसे बना, ओलिगो मीन्स और पॉली को मिलाकर बना, ओलिगो और पॉली को मिलाकर हमारा ओलिगोपोली बन गया, ठीक है। सुनते रहना, मैंने नोट्स बनाए हुए, उसमें से तुम लोगों को इन शॉर्टली बता रही हूँ, नोट करते रहना अगर कुछ रह भी गया होगा तो। ओलिगोपोली का क्या अर्थ होता है, ओलिगोपोली का अर्थ होता है कुछ, और पोली का अर्थ होता है नियंत्रण। किसका मीन्स, ओलिगो का मीनिंग क्या होता है, ओलिगो का ओलिगो का मीनिंग क्या होता है, कुछ, और पॉली का मीन्स नियंत्रण। नियंत्रण ये इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा ना ओलिगोपोली पॉली मीन्स क्या होता है, तो आप बता सकते हो उसको, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक ऐसी बाजार की प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है, कुछ ही विक्रेता होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि उनमें संख्या या तो 2 होती है या 10 हो सकती है। अब मैंने बताया 2 क्यों है, देखो ओलिगोपोली इज द डुओपोली इज द पार्ट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर क्या आता है, ओलिगोपोली के अंदर ही आपका डुओपोली के पार्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसमें जो मॉडल्स दिए हुए हैं वो डुओपोली के ही हैं, ठीक है। आपका जैसे एजवर्थ मॉडल हो गया, कुर्नो मॉडल हो गया, चैम्बरलिन मॉडल हो गया आपका, और आगे आप वो एक मॉडल और पढ़ेंगे, अभी इसी में ही है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आप आगे देखेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, 2 से 10 तक हो सकती है। ये क्या है, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर समरूप वस्तु भी पैदा कर सकते हैं, मतलब मैंने बताया जो आपको समरूप वस्तु और विभेदीकरण वस्तु बताई थी कल, समझाया था। समरूप वस्तुएं क्या होती हैं, बताओ सब कमेंट सेक्शन में, समरूप वस्तु क्या होती है और विभेदीकृत वस्तु क्या होती है, तो क्या होती है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुर्नों के मॉडल पे। अब इसमें एजवर्थ मॉडल, एजवर्थ मॉडल भी है, हाँ, भिन्न भिन्न, हाँ, ठीक है। कुर्नों के मॉडल के अंदर देख लो आप, ये क्या किसने दिया है, सबसे पहले फ्रेंच अर्थशास्त्री कुर्नो द्वारा 1838 में किया गया, 38 ही बोलते हैं ना, 38 को सही बोल रही हूँ ना मैं हिंदी, ठीक है। परंतु 1880 तक ये अनदेखा रहा, मतलब इसको किसी ने देखा नहीं, इसको किसी ने भाव ही नहीं दिया एक तरीके से। फिर 1880 में वालरा ने अर्थशास्त्रियों का ध्यान कुर्नों के मॉडल की ओर आकर्षित किया, ठीक है। किसने ध्यान आकर्षित किया, किसने दिया, ठीक है, आकर्षित किया, ठीक है। कुर्नो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मैंने सबको बोला है कमेंट करने को, मैंने कीर्ति को ही नहीं बोला बस। कीर्ति क्लास में अटेंटिव है क्या, सब कहाँ हो, सब आंसर दो कुर्नों का, हाँ, अच्छा मैं कुर्नों क्या, ठीक है। कुर्नो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में गणितीय विश्लेषण प्रारंभ किया, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंदर जिसने, ये याद रखना पॉइंट, ये जो हाईलाइट हो रखे हैं ना, इनको याद रखना, भूलना नहीं है इनको, ठीक है। अब इसकी मान्यता देखो क्या है, इसमें क्या होता है, 2 ही फर्में होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, 2 ही फर्में होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, मैथमेटिकल एनालिसिस, क्या, हाँ इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, हाँ। आफरीन को हिंदी में नोट्स चाहिए और बोल इंग्लिश में रही है, बड़ी सही है ये लड़की, इंग्लिश में पढ़ लिया कर बच्चा। कुर्नो द्वारा प्रस्तुत अल्पाधिकारी मॉडल अल्पाधिकारी के सबसे सरलतम रूप द्वाधिकारी की व्याख्या करते हैं, ठीक है। जो कुर्नो के द्वारा जो हमने अल्पाधिकारी मॉडल है, उसमें अल्पाधिकार क्या बताते हैं, सबसे इजी वे में द्वाधिकार जो तुम्हारा डुओपोली की व्याख्या करते हैं, जिसमें एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली 2 ऐसी फर्में का उदाहरण लिया गया है, ठीक है। क्या करती है, एक समान वस्तु का उत्पादन करती है, जिनकी उत्पादन लागतें क्या होती हैं, शून्य होती है, लागतें हो गई, क्या हो गई तुम्हारी कॉस्ट, क्या हो गई, क्या हो गई, शून्य होती है। तो उसमें क्या करता है, खनिज जल बेचने वाली फर्मों का उदाहरण लिया गया है। मैम मैं दोनों में ठीक हूँ, बट एग्जाम में मुझे हिंदी बेस्ट लगती है। अरे बच्चा, एग्जाम में हिंदी बेस्ट लगती है वो सही है, एग्जाम में दोनों ही बेस्ट लगती है, बल्कि ये मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल बताऊँ, रियल एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसकी मान्यता क्या है, दोनों फर्म एक साथ उत्पादन शुरू नहीं करेंगी, ठीक है। को जैसे मान लो एक ही फर्म एक साथ काम करेगी। अब देखो जैसे मान लो इसके तुम ये ले लो एग्जाम्पल, मान लो ये नहीं है कि
एक फर्म को अगर ए और बी फर्म ले लो, ठीक है, मान लो अगर इसने उत्पादन शुरू कर दिया तो ये इसकी देखम देख उत्पादन नहीं करेगी, कि कहीं सोचो ये भी इसकी चीटिंग करके कर रही है। इसमें डुओपोली में ये नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना, डुओपोली में ये चीज नहीं कवर अप होती है, ठीक है। ठीक है, दोनों फर्मों के पास खनिज, कुआं और उसका पानी समरूप है, ठीक है, समझ आया। इसमें भी देखो लिखा है बेचने वाली फर्मों का उदाहरण, जैसे फर्मों को बाजार की स्थितियों का क्या होता है, ज्ञान होता है, वे बाजार की कुल मांग और दूसरी फर्म द्वारा की जा रही पूर्ति का अनुमान लगा सकती है। पर क्या करती है, मांग वक्र क्या होती है, रैखिक होती है। मतलब मांग वक्र रैखिक क्या होती है, इसका मतलब यही हो गया, देखो सीधी रैखिक मतलब सीधी एक तरीके से यही हो गई कि जितनी तुम्हारी अगर प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। इसके अंदर ये आ गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, परंपरावादी क्या है, मॉडल है ये, ठीक है। शून्य कल्पित, इसको क्या बोलेंगे, शून्य कल्पित परिवर्तन पर आधारित है। इसको देखो कितने कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में, जिसका आशय है कि प्रत्येक तभी तो मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, बहुत बेटर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो द्वंद्वी फर्म क्या होता है, उत्पादन मात्रा मूल्य में कोई बदलाव नहीं लाएगी। इसका मतलब तुम समझे क्या होता है, देखो अगर मान लो एक फर्म, अगर मैंने वही बताया ना, एक दूसरे के देखो हम देखिए काम नहीं करेंगे। मान लो एक फर्म है, वो दूसरी फर्म से ना तो वो मतलब एक तरीके से कंपटीशन नहीं करेगी कि उसका काम अच्छा चल रहा है, उसका प्राइस हाई है तो मैं भी प्राइस हाई कर लूँ, नहीं, जितना मेरा प्राइस है मैं और कम करके काम करूंगी, इसको देखकर काम नहीं करूंगी मैं, ठीक है, समझ आया। द्वंद्वी फर्म उत्पादन मात्रा या मूल्य में कोई बदलाव नहीं लाएगी, ना उत्पादन की मात्रा में बदलाव लाएगी और ना मूल्य में कोई बदलाव लाएगी, समझ रहे हो। द्वंद्वी बोल रही है भाई मैं ऐसे नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि भाई मुझे ऐसे करके थोड़ी ना कंपटीशन करना है, ये डुओपोली में बताया हुआ है, ठीक है। अब मान लो मान्यता इसकी वही हो गई, अर्थव्यवस्था में दो होते हैं, ठीक है, उत्पादन लागत हमारा शून्य होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि टोटल टोटल कॉस्ट, मान लो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा तब जाके मेरा एमसी एमसी क्या होगा, जीरो होगा, और टीसी भी हमारा जीरो होगा, तब जाके ये होगा मेरा, ठीक है। दोनों फर्मों के लागत तथा मांग वक्र समान है, वही मैंने तुम्हें बताया, मांग वक्र मान लो जितनी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, क्वांटिटी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। बाजार मांग वक्र क्या होता है, रेखीय होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, उत्पादन की लागत क्या होती है, उत्पादन की लागत क्या होती है, शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है, ये इसमें भी लिखा है। क्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या क्या होती है, इसमें अधिक होती है। और मांग वक्र मैंने बताई दिया तुम लोगों को, सरल रेखा वाला होता है। देखो इनको ना, मॉडल्स को ना इतना ही समझ लो, अजम्पशंस वगैरह यही समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये बताऊं तुम्हें, ये मॉडल अगर तुम्हें देखा जाए ना अपने आप में, इतने बड़े बड़े मॉडल्स हैं, इनको तुम समझना चाहो ना तो भी नहीं समझ पाओ। अब देखो मैंने तुम्हें समझाया था एम आर इज इक्वल टू एम सी, संतुलन की शर्तें समझाई थी कल, समझाई थी उसमें, तुम्हारे किस में समझाई थी, मोनोपोली में समझाई थी, किसमें समझाई थी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, संतुलन की शर्तें। अरे गायब हो गए सब, दोनों फर्में लाभ अधिकतम के उद्देश्य से कार्य करती है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कहाँ गए तुम सब। अरे कहाँ गए तुम लोग, जल्दी रिप्लाई करो। हाँ कल टॉपिक में समझाया था ना मैंने, हाँ ये सेम वही है। अब देखो मैं इसे तुम्हें यहाँ बना के बताती हूँ, मान लो नया ले लो, मान लो, ठीक है, न्यू स्लाइड ले लो, एंड शो, ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, ठीक है। स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम कलर स्लाइड, मान लो, ठीक है, ये मेरा डायग्राम हो गया, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड,
वेट अ सेकंड बच्चों, वेट अ सेकंड। ठीक है, मान लो मेरा ये चित्र बन गया, ये देखो इसके अंदर, चलो यहाँ बना लेते हैं, ये मेरा चित्र बन गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये मेरी डिमांड हो गई। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, डिमांड हो गई। आवाज आ रही है? पंकज राज, वेरी गुड, सही बताया, मोनोपोली में। ठीक है, इस पहले क्या है मेरी डिमांड, क्या है ये, यहाँ पे क्या है मेरी डिमांड 2000। मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही? आज मैं तुम्हें अच्छा अच्छा समझा रही, पर पता है मैं किस मूड में हूँ? आज मैं इस मूड में हूँ बिल्कुल, मतलब ऐसे बैठी हूँ, ऐसे तो मैं ऐसे ऐसे समझाती हूँ, आवाज तेज नहीं हो पा रही आज। आज मेरा फास्ट भी है। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लो आपका यहाँ प्राइस हो गया और कॉस्ट मान लो। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट रख लो उसको। ठीक है, एम पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या था, मैं 2000 में यहाँ पे उत्पादन कर रही थी, मेरी डिमांड हो गई। अब मान लो मुझे करना है ए और दो बी फॉर्म है ना, ए फॉर्म क्या कर रही है, एम आर ए फॉर्म क्या कर रही है, 1000 का कर रही है। आधा कर लिया इसने, समझ में आया? ये नहीं क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्या आफरीन और कीर्ति, क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? समझ में नहीं आया बच्चा मुझे। ठीक है, देखो इसने क्या किया, देखो टोटल मेरे पास 2000 है, डिमांड जो है मेरे पास 2000। ठीक है, अब मैंने जो ए फॉर्म है उसने 1000 का कर लिया। ठीक है, अब आ गई भैया बी फॉर्म, अब वो भी कुछ करेगी करेगी। अब उसने कितने का कर लिया, इससे आधा का 500 का कर लिया। ठीक है, 500 का कर लिया। पहले मेरा प्राइस कितना था, इस पे मेरा प्राइस है पी। ठीक है, ठीक है, इस पे मेरा प्राइस कितना है। अब मान लो जो मेरा ये पॉइंट है, मान लो ये जो ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, ये क्या हो गया, कीमत क्या हो गई, यहाँ आके घट गई। ठीक है कीर्ति, सही आ रही है बात, ओके। ठीक है, फिर भी मैं बहुत आज धीरे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरा मूड कर रहा है आज, मेरा मन नहीं कर रहा आज मैं तेज बात कर। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हमारा ई पॉइंट हो गया मान लो। ठीक है, ये आर पॉइंट हो गया, ये अपना एस पॉइंट हो गया, ये अपना के पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट्स आ गए समझ में? अब देखो इसमें क्या होता है ना, जब मेरी प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, मेरा घट गया। ठीक है, प्राइस मेरा घट गया, मान लो पहले प्राइस मेरा इतना था। ठीक है, उसमें मैं 500 का अपना 500 में अपना गुजारा कर रही थी प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो मेरा प्राइस घट गया, अब मैंने अपना प्राइस घटा दिया, मूल्य घटा दिया, तो मुझे भाई फायदा तो होगा ही, होगा नहीं होगा? फायदा क्यों नहीं होगा मुझे? अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, इसका ई पे हो रहा है, उसका इक्विलिब्रियम किस पे हो रहा है, आर पे हो रहा है। ठीक है, इसमें बस इतना ही समझना है कि देखो इसमें आउटपुट कितना आ रहा है इसमें, और इससे इसका आउटपुट कितना आ रहा है। अब टोटल हमारे पास कितना है, 2000 है। ये कितना है मेरे पास, 2000 है। ठीक है, इसमें देखो जैसे लिखा है ए और बी कौन है, दोनों क्या है, उत्पादक है। ठीक है, अब क्या करती है, ए क्या करती है, ओ एन मात्रा पे उत्पादन करती है, ओ एन पे क्या करती है, ओ एन का क्या करती है, उत्पादन करती है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अरे पेन किधर गया, ये जो आ गया, ये जो 1000 किया, ये क्या है, ये एन है, इसका नाम रख दो एन, उसका नाम रख दो सी, और उसका नाम रख दो, इसका नाम क्या रखोगे तुम लोग, इसको मान लो यहाँ तक, इसका पॉइंट हो गया टी। ठीक है, अब क्या करती है वो, ए क्या करती है, ओ एन मात्रा का उत्पादन करती है, कितने का करती है, ओ एन मात्रा का उत्पादन करती है। ठीक है, ओ पी और क्या करती है, ओ पी मूल्य पर बेचती है। अब देखो ओ एन का क्या कर रही है, इतना का क्या कर रही है, ये उत्पादन कर रही है, कितना ज्यादा कर रही है, वो भी ओ पी पे, इस पे कर रही है, ओ पी पे करती है। ठीक है, बेचती है, क्या कर रही है, बेच रही है, और इतने का उत्पादन कर रही है। ठीक है, ओपी मूल्य पर बेच, जब फर्म क्या करती है, बी का उत्पादन करने लगती है, मान लो इस बी का उत्पादन करने लगती है, तो नई फर्मों का उत्पादन क्या करती है, ओपी वन क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वो इधर बी पे आ गई तो मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसी कीमत को स्थायी करने के लिए क्या बताया है, क्या बताया है, ये जो अपना डायग्राम है, मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था इसके अंदर, एक सेकंड, डायग्राम कहाँ गया, देखो, हाँ ये रहा, अरे रे, ठीक है, इसके अंदर देखो प्राइस पहले मेरा इतना था,
अब प्राइस मेरा घट गया, ठीक है। पहले ये आ गया अपना एमआरए, और दो फर्म है इसके अंदर, दो फर्म अपने काम कर रही हैं, ठीक है। इतना आउटपुट कर रही है ओपी पे, ओएन ये इतना अपना आउटपुट कर रही है, ठीक है। तो ज्यादा कर रही है ना, अब वो क्या करेगी, इसको क्या करेगी, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आके क्या करूंगी मैं, लागतें ज्यादा लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्राइस क्या है, प्राइस क्या है मेरे पास, ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है संतुलन की शर्त है कि क्या होता है, अब दोनों फर्मों को अगर संतुलित करोगे तो दोनों को बराबर भी तो करोगे। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कल बताया था ना कैसे बराबर करना है, बताया था कल। सेम वही चीज है इसके अंदर, बस वही याद रखना, ठीक है। कल बताया था, सेम वही है। ठीक है, इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है, इस चित्र में क्या बताया हुआ है कि जो बाजार मांग वक्र होता है, एमडी होता है, पहले उत्पादन आरंभ करता है, फिर एक के लिए व्यक्तिगत मांग वक्र होगा और दूसरे के लिए क्या होगा, अधिकतम लाभ के उद्देश्य उत्पादन करेंगी, ठीक है। बस ये इसके अंदर ये पढ़ना है। फिर क्या है, फिर क्या करता है, उत्पादन दोनों शर्तों बिंदु पर यही एंड पर होता है, ये सब पढ़ लेना आपने। अब देखो बी फर्म के लिए बताया हुआ है केडी, और ये इसके अंदर एक न्यूमेरिकल आएगा आई 300 रुको, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना है तो कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में था तो मैंने कट भी नहीं किया क्योंकि तुम लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है, पर ये सोचो मैं इस पर क्रॉस कर देती हूँ बेशक कि तुम्हें याद रहेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुमने देखा होगा खुद भी पेपर में देखा होगा ये सब इतना नहीं आता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमारे पास सिलेबस के लिए अगर टाइम हमारे पास बचेगा ना तो हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। बट हमें पता है हमारा जो ये डुओपोली मोनोपोली के अंदर क्या है, क्या मानता है, क्या डिफरेंस होता है, यही आता है। इसमें ये कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे को कुछ भी नहीं आएगा। ज़्यादा ज़्यादा एक डायग्राम आ जाएगा कि बताओ एमआर एमसी किस वाले उसमें लागू हुआ था, शर्त किस में लागू करी थी, और एमसी एमआर कब वो होता है, कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, बस यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और मुझे उस दिन किसने बोला था कि मैम आप साथ साथ में ये भी बता दिया करो क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कौन था तुम में से, मुझे नहीं याद, जो भी था। तो सुनो मेरी बात, इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कितना पढ़ना चाहिए वो मैम आप हमें बताओ। तो दूसरी बात, तीसरी बात, तुम लोग ये बात समझो कि पढ़ो तो सही, अभी अभी हमारा माइक्रो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले माइक्रो कंप्लीट करो, फिर मैं बताऊंगी। और तुम्हें पत्रों में खुद दिख रहा होगा कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, जितना करा रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी बाद में बिल्कुल टिल द एंड होता है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम ये लोग बोलते हैं कि हाँ तुम कॉप डगलस कर जाना, ये कर जाना, वो कर जाना, पर मोस्टली ऑफ द टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जितना हम लोग कर रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस वही है हमारा। अब तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, सच्चाई यही है। कोई कितना भी बोल दे कि कॉप डगलस से आएगा, कॉप डगलस से आएगा, कॉप डगलस से आएगा, कॉप डगलस के बगल वाले से भी आ जाएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे तो बिल्कुल मत जाना कि कौन क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा है, कम इंपॉर्टेंट बता रहा है, ठीक है। पढ़ो अपना अच्छे से, नॉलेज लेना, तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आता है। मान लो मैंने बोला कॉप डगलस ही आएगा, नहीं आया तो ये भी चीज़ है ना, सब पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट है। और अभी तो पढ़ो, अभी तो शुरुआत है, माइक्रो भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तो। सोचो कितना बड़ा माइक्रो है, समझ रहे हो। अब देखो इसका मूल्यांकन बता रहा है, ठीक है। अब इसमें सब कुछ बता दिया, अब ये कह रहा है मूल्यांकन दे दो, ठीक है। कुर्नो के मॉडल का क्या बताता है, कुर्नो का मॉडल बताता है कि एक बंद मॉडल है कुर्नो का, ठीक है, जिसमें क्या आता है, नई फर्मों के प्रवेश के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। विश्लेषण के दौरान नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऑफकोर्स कैसे नई फर्में आने देंगे जब दो ही विक्रेता है तो, है ना, कैसे आने देंगे, फिर हम कैसे करेंगे, समझ रहे हो। ऑफकोर्स जब हम अपनी कंपनियां चला रहे हैं तो हम क्यों दूसरे को एंट्री एग्जिट देंगे भाई, ठीक है। ये कुर्नो के मॉडल का व्याख्या है। मूल्यांकन है, शून्य लागत की अवधारणा अवास्तविक है, जबकि ये इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है। ओके, तो क्या है, अब थर्ड में क्या है, फर्मों का व्यवहार क्या होता है, सरल होता है, क्योंकि फर्में शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता की मान्यता पर कार्य करती है। मतलब फर्में ये सोचती हैं कि, यही नहीं सोचती कि मुझे फायदा ही फायदा हो, मतलब वो अपने साथ वाले के अकॉर्डिंग भी लेके चलती हैं। देन वो अपने आप को एक एक टाइम पे आके एक सामंजस्य कहते हैं ना, अपने में ही होकर काम करती हैं, ठीक है। अर्थात कुटनों की फर्में नॉट लर्निंग बाय डूइंग है, जबकि व्यवहार में फर्में अपने विगत गलत निर्णयों से सबक लेती हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, करके नहीं सीखती है ये,
सीख कर, समझ रहे हो? जबकि व्यवहार में क्या करती हैं, फर्में अपने विगत गलत निर्णयों से सबक लेती हैं। समझे? मॉडल से समायोजन की अवधि कितनी लगी होगी का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। मान लो कितनी अवधि लगेगी इसमें, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो ये हम लोग एक टाइम पीरियड नहीं बता सकते। एक तरीके से ये समझ लो, मतलब एक टाइम पीरियड आप लोग नहीं बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, कितना टाइम में आपका क्या काम हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो, है ना? अब आ जाते हैं वर्ट रेट का मॉडल। ओके, वर्ट रेट का मॉडल क्या बताता है? इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत इजी है, 2 मिनट में समझ जाओगे। प्रत्येक फर्म क्या करती है, प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मान लेती है। क्यों? क्यों मान लेती है? क्योंकि इसमें ये चाहता है ये सारी चीजें ना इक्वल हो जाए। लाइक एक टाइम पे आके प्राइस, आपका एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो जितनी भी चीजें वो क्या हो जाए एक टाइम पे आके, क्या हो जाए एक टाइम पे आके, मतलब इनके सामंजस्य आ जाए, मतलब समानता आ जाए। अब कुर्नो और बटरेट के डुओपोली मॉडल के आधार पर क्या अंतर है? कुर्नो के मॉडल में प्रत्येक उत्पादन क्या करता है, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, अपने उत्पादन को क्या करता है, एक परिवर्तन मान लेता है। ठीक है, कि उसकी जो मात्रा होती है वो कैसे करेगा, जिसका उत्पादन वह वर्तमान में कर रहा है, मान लो अभी कर रहा है। ठीक है, तो बटरेट के मॉडल में क्या बताता है कि जो कीमत मान लो वो स्थिर रख रहा है, मान लो कीमत स्थिर रख रहा है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार कुर्नो के मॉडल में प्रत्येक उत्पादक ये कल्पना करता है कि जो मेरी प्रतिद्वंदी, मेरी जो कॉम्पिटिटर, जो जो भी होगी वो क्या करेगी, उत्पादन स्थिर रहेगा उसका। ठीक है, और बटरेट के मॉडल में क्या बताता है, उत्पादन अपने प्रतिद्वंदी, मतलब लाइक कॉम्पिटिटर की कीमत को स्थिर मान लेता है। ठीक है, बटरेट के मॉडल में बताया हुआ है कि वो अपने डुओपोली वाले या कुर्नो वालों से कहता है कि भैया मैं तो क्या कहते हैं, अपनी जो मेरी जो कीमत है मैं अपनी स्थिर स्थिर मान लेता हूँ, तुम्हारे देखकर मैं तुम्हारे से कीमत को ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। तुम अगर उत्पादन 1000 रुपए में कर रहे हो तो मैं वो मतलब कॉस्ट कर रहे हो, तो भाई मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये बताता है इसके अंदर, मैं ये नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। इस प्रकार क्या करते हैं वर्टरेट के मॉडल में, उत्पादक अपनी कीमत को परिवर्तित करते हुए अपने लाभ को अधिकतम करता है। ठीक है, अब देखो वर्टरेट के मॉडल की व्याख्या एक उदाहरण से की जा सकती है। मान लो कि दो उत्पादन है ए और बी। ठीक है, ए और बी है। एक उत्पादक क्या करता है, अपने पहले उत्पादन का आरंभ करता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन ए इस समय एकाधिकारी की तरह है, मान लो। ठीक है, मतलब एकाधिकारी हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर क्या है इसके अंदर, मोनोपोली पढ़ा था। एकाधिकारी वह क्या वस्तु एकाधिकारी कीमत निर्धारित करता है, मान लो निर्धारित करती है उसने कीमत। ठीक है, अब इस कीमत पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना होगा। मान लो उसी कीमत पे उसको कैसे अपना बिजनेस चलाना है, ये उसी के ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए फर्म बी बाजार में प्रवेश करता है, ए काम कर रहा था, बी ने प्रवेश कर लिया, एंट्री मार ली। ठीक है, ठीक है, मार ली एंट्री। और पदार्थ क्या है, समरूप है, एक समान है। मैंने बताया था तुम्हें समरूप वस्तु क्या होती है। तो फर्म बी में क्या ये सोचता है, यदि वह वस्तु की कीमत ए से थोड़ी कम कर देता है, मान लो बी क्या सोचेगा, ए से मैं कम कर लूं मान लो कीमत, तो क्या होगा, ऑफकोर्स तो वह क्या, देखो अगर मान लो मैं कीमत कम कर दूंगी एक को देख के, तो ऑफकोर्स मेरा तो भाई मेरे पास उपभोक्ता तो ज्यादा ही आएगा ना भाई, मतलब मेरे पास ज्यादा ही आएंगे, कंज्यूमर वगैरह मेरे से ज्यादा उपभोग करेंगे चीजों का। तो क्या होता है, वह फर्म ए के सारे उपभोक्ता भी उसके पास आएंगे, वही चीज आगे ना मेरे पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार बी अपने लाभ को अधिकतम कर लेगा। इसके अंदर ये चीज बताई हुई है कैसे, ए को देख के बी को, इसके अंदर ज्यादातर इस मॉडल में यही चीजें बताई हुई है, बस इतना ही समझ लो। बट रेट का मॉडल ये होता है, हाँ ये होता है, ये होता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो वह फॉर्म ए के सारे उपभोक्ता को उसके पास आएंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या करता है, बी अपने लाभ को अधिकतम कर लेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो फॉर्म बी होती है ना वो अधिकतम लाभ होगा उसको, मान लो, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग उसने अपना तो भैया चक्रा घुमा लिया ना कि मुझे कैसे बिजनेस करना है। तो क्या करता है, वही फॉर्म ए के उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाती है, बहुत कम या शून्य भी हो सकती है। ठीक है, कम भी हो जाती है, एक ऑफकोर्स कम भी हो जाएगी, शून्य भी हो जाएगी एक टाइम पे आके। क्यों शून्य हो जाएगी, क्योंकि वो ही अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा मान लो कंज्यूमर्स को। तो फिर कैसे होगा बिजनेस, बिजनेस तो कंज्यूमर से ही होता है ना। ठीक है, ठीक है, तो अतः ए की कीमत नीति पर फिर से विचार करेगा। अब ए क्या करेगा, अपनी कीमत नीति पे फिर से विचार करेगा। ओ मैंने तो भाई ऐसे से प्राइस रखा था, अच्छा ये बी वाले ने तो ऐसे से करके पा मतलब एक तरीके से उसने बिजनेस का अपने ऊपर कर लिया।
पर वो फिर सोचेगा ये ने मैंने क्या किया ऐसा, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, फर्म ए के सामने दो विकल्प होंगे। प्रथम विकल्प ये, फर्म ए के सामने सोचता है मेरे पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये होता है कि अपनी वस्तु की कीमत फर्म बी के बराबर रखे, मतलब जो बी बेच रहा है उसी पे वो अपनी कीमत कर ले। ए सोचता है ये, जो ए फर्म होती है वो सोचता है ये, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, बाजार को आधा आधा बांट ले। मतलब मान लो सेम कीमत हो गई, आधा आधे ग्राहकों को तू देख ले, आधे ग्राहकों को मैं देख लेता हूँ। तो ऐसे करके हम दोनों का भी रोजी रोटी चल जाएगी, हम दोनों का भी बिजनेस अच्छा चल जाएगा। ये किसकी प्लानिंग होती है, ए वाले की। जो ए फर्म होती है जो पहले से आई हो, पहले से है, ठीक है। अब बी तो आई होती है ना, अभी अभी तो उसने तो सब कब्जा कर लिया। तो इसलिए ए की ये प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि मैं बी को ऐसे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब क्या करता है, फर्म ए क्या करता है, अपनी वस्तु की कीमत फर्म बी कीमत से कम कर देता है। अब ऑफ कोर्स अब वो ये सोचता है, दूसरा उसके पास ये विकल्प है, ये मतलब बी मान लो 4 रुपए में बेच रही है, तो मैं तो लो अब 3 पे बेचूंगा, चाहे कम में बेचूंगा, ठीक है। फर्म बी को कीमत से कम कर दो और फर्म बी को बाजार से बाहर कर दो, ठीक है, बाजार से कम कर दे, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम सबको, या मैं बोलती जा रही हूँ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, जो कि पहला विकल्प ये था कि उसके बराबर कर ले प्राइस, तो ऑफ कोर्स। और दूसरा विकल्प ये था उससे कम कर ले। अब दूसरा विकल्प उसने चूज किया तो उसमें क्या देखा, उसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, अब देखो ऑफ कोर्स भाई, वो मान लो मैं अगर हूँ मार्केट के अंदर, मैं अगर 400 रुपए का कुछ बेच रही हूँ और मेरे साथ वाली फर्म है वो भी 400 में ही बेच रही है, तो एक बात बताओ, मेरे को लाभ होगा? होगा? नहीं होगा। वो याद है हमने अभी बीच में क्या कहते हैं तुम्हारा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है मुझे, एक चीज, एक लाइन याद नहीं आ रही है। लिव इट, नहीं आ रहा, याद आ रहा, कोई बात नहीं। देखो सुनो, जैसे मान लो मैं 400 पे कोई चीज बेच रही हूँ, 400 पे मान लो मेरी साथ वाली कंपनी भी बेच रही है, बराबर वाली दुकान भी बेच रही है। अब उसके पास भी ग्राहक आ रहे हैं, मेरे पास भी, फायदा किसे हो रहा है? हो रहा है फायदा? कहीं से नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी उतने में बेच रहा है, मैं भी उतने में बेच रही हूँ। क्या फायदा हो रहा है? मेरा कोई फायदा होगा? कभी उसके पास भी ग्राहक उतने में, क्या पता चले जाए ज्यादा, मेरे पे भी ज्यादा आ जाए। तो नुकसान भी है इसमें और फायदा भी है। तब उसने क्या सोचा, मैं तो दूसरा विकल्प चूज करूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैं कीमत कम करूंगा पर आएंगी तो मेरे पास ग्राहक ज्यादा। तो ये सोचा उसने, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो क्या करेगा, वही सोचता है मैं तो यही करूंगा। तो फर्म बी क्या करती है, अपनी कीमत पर विचार करती है। अब फर्म बी अपनी कीमत नीति पर विचार करती है। अब तुम्हें समझ में आया? पहले तो इन दोनों ने खेल खेल लिया, ठीक है। फिर क्या क्या किया इन दोनों ने, फिर सोचा, ए ने पहले अपना दिमाग दौड़ा लिया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अब क्या कर रही है, बी वही चीज कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सोचती है, इस प्रकार दोनों फर्मों के मध्य कीमत युद्ध की स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों फर्मों की कीमत औसत लागत के बराबर नहीं हो जाती। कॉस्ट जब तक क्या नहीं हो जाती, बराबर हो जाती है। समझ में आया? दिमाग में घुसा मैंने क्या बोला? ये चीज याद रखना। वर्ट्रेड वाले मॉडल के अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट है बस। दोनों में जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, जब तक औसत लागत बराबर नहीं हो जाती, ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखो, बराबर नहीं हो जाती, ये क्या जा रहा है नागिन की तरह? देखो, नागिन नागिन चलती है ना, देखो वैसे ही चल रहा है मेरा पैर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, दोनों फर्मों की उत्पादन लागत क्या होती है, समान होती है। जो लागत उसमें लगती है ना, जो लागत हम लगाते हैं उसमें, उत्पादन लागत जो लगाते हैं, कॉस्ट लगाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है मेरी, वो क्या होती है, समान हो जाती है। और संतुलन की स्थिति औसत लागत के बराबर कीमत निर्धारण करते हुए सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। समझ में आया? सामान्य लाभ प्राप्त करेगी, दोनों ही अपना अपना दिमाग लगा के बैठ जाते हैं, दोनों ही अच्छे से कर लेते हैं चीजों को, है ना बच्चों? मैं तुम्हें ब्लर दिख रही हूँ क्या? मतलब क्लियर नहीं दिख रही हूँ क्या तुम लोगों को मैं? क्लास में कितने लोग हैं अभी? देखूं जरा जाकर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्लियर है? सुनील आज कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है? सुनील है, कीर्ति है, पंकज है और आफरीन है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तुम लोगों को देखने के लिए ना मुझे इधर आना पड़ता है।
ओ शिट, लाइट चली गई बच्चों। आ गई आ गई आ गई आ गई लाइट, आ गई आ गई। ठीक है, अब देखो राजवर्थ आ गया अभी, वो सॉरी एजवर्थ आ गया। अच्छा, सुनील कह रहा ऑफिस में क्लास ले रहा। अच्छा, तुम लोगों को पता है क्या कहते हैं, कमेंट में बताना तुम लोगों को कि जो फिलर फॉर्म वाली ऐप है यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर तुमने शॉर्ट वीडियोस देखी है? जल्दी जल्दी सब रिप्लाई करो। फिलर फॉर्म की जो ऐप है उसको तुमने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो शॉर्ट वीडियोस देखते हो तुम लोग? उसके अंदर मेरी वीडियोस भी है, देखी है? अच्छा, लाइक करिए आफरीन। किस किसने देखी है? कीर्ति तुमने नहीं देखी, सुनील ने भी नहीं देखी। बेटा तुम उसमें मुझे देख लेना। तुम लोग ये बोल रहे हो ना मैम आप हमें नहीं दिखते। ठीक है कीर्ति, अभी क्लास के बाद तुरंत देखना और लाइक करना, ठीक है? हाँ, उसके अंदर मेरी वीडियोस देख लेना और लाइक करना, कमेंट भी करना, ओके? तुम्हारी मैम हूँ मैं उसमें। तुमने देखा नहीं है ना, तो तुम देख लोगे मुझे, ठीक है? ओके। अब आते हैं एजवर्थ पे। ठीक है, एजवर्थ क्या करता है, अब इसकी क्या करता है भैया, वो लड़ाई करता है भाई, उससे कहता है भाई मैं इसकी आलोचना करता हूँ। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसकी आलोचना करता है, क्या किसकी, डुओपोली मॉडल की। अब क्या चाहता है ये चाहता है जितनी मात्रा का चाहे उत्पादन करे, परंतु उसकी जो मेरी कॉम्पिटिटर है वो वर्तमान मात्रा का उत्पादन करता है। मान लो मैं चाहे जितनी भी मतलब मात्रा का चाहे उत्पादन करे, परंतु उसकी जो प्रतिद्वंदी है वो अपनी वर्तमान मात्रा का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसका क्या है, इसके विपरीत क्या है, बट रेट का क्या है, एजवर्थ का मानना है कि जो डुओपोली था, दो अधिकारी था, वो ये सोचता था वह चाहे कितने भी कीमत निर्धारण कर ले, कितना भी निर्धारण कर ले कीमत का, ठीक है, वो क्या करेगी, उसकी प्रतिद्वंदी कीमत का परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब उसको देख के वो नहीं करेगा। क्या बोल रही कीर्ति? मैंने फीडबैक दिया था। हाँ 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 बच्चा, हाँ हाँ हाँ, सर ने ग्रुप में शेयर किया था। यस, थैंक यू सो मच, मैं बोलना ही भूल गई तुम्हें, सॉरी। हाँ, कल कीर्ति ने सर को फीडबैक दिया होगा। सर ने मतलब जो हमारा फैकल्टी का ग्रुप है ना, हमारा ग्रुप है, तो सर ने उसमें सेंड किया था। तो थैंक यू कीर्ति, बहुत अच्छा फीडबैक दिया था बच्चा। मेरे लिए तो स्पीचलेस है वो, क्या बोलूँ मैं। बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मेरे साथ यूं ही रहो, यूं ही मेहनत करते रहो, मेरे लिए यही मेरी सक्सेस है। थैंक यू बच्चों, बहुत ही मतलब अप्रिशिएशन वाला तुमने मुझे फीडबैक सर को दिया, सर ने मुझे दिया, फिर और टीचर्स को भी दिखा, वो सबने देखा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इस प्रकार वर्टरेट का क्या बताता है, एजवर्थ का जो मॉडल है वो चार मतलब वेरिएबल फैक्टर कीमत है, मान लो वही बता दिया ना मैंने। अब वेरिएबल हो गया, अब इसके अंदर वेरिएबल हो रहे हैं, फैक्टर इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है, ना कि उत्पादन। इस मानते मतलब उत्पादन जो है, इस मानता को क्रूनों का खनिज झरनों के उदाहरण को लेके एजवर्थ ने विश्लेषित किया था। एजवर्थ ने क्या बताया था कि जो डुओपोली है वो कोई निश्चित संतुलन स्थापित नहीं हो सकता, उसने बताया था ये। ठीक है, किसने बताया था ये? एजवर्थ बता रहा है। डुओपोली के एजवर्थ के मॉडल को देखा, मतलब अपने डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अरे सॉरी सॉरी, मैंने वो नहीं किया। ठीक है, अब इसमें देखो ओपी क्या है, ओपी कीमत है जिस पर फर्मों का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, संयुक्त लाभ अधिकतम है। देखो ओपी क्या है, कीमत है, इस पर हमें संतुलित दिख रहा है। इस कीमत पर क्या करेगा वो, ओ क्यू ए मात्रा की किसने कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, आपूर्ति कर रहा है। और जबकि वी वी किस पे कर रही है, ओ ओ क्यू। तो मतलब देखो सामने डायग्राम देखो, दिख रहा है ना सबको, बड़ा कर दूं? ठीक है, अब क्या करता है, दोनों फर्मों के मध्य क्या है, कंपटीशन हो रहा है। ये देखो इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, कंपटीशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कीमत को घटाएंगे एक दूसरे को देके। तो इस प्रक्रिया को जारी रखने की ओ क्यू होगी, जिससे कि हमारी ए सी क्या होगी, बराबर माना जाएगा किसके, ओ क्यू। वह कीमत है, ओ क्यू जो ये कीमत है वह कीमत है जिस पर डुओपोली का अधिकतम उत्पादन करते हैं, ये ओ क्यू है, ये ओ क्यू है। समझ में आया?
ये ओ क्यू है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, अधिकतम, क्या है ये हमारी कीमत, इस पे हम अधिकतम उत्पादन करते हैं। ठीक है। अब किंतु ओ क्यू क्या है, कीमत संतुलन कीमत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जो डुओपोली होगी वो यह सोचता है, ए मान लो कि वह अपनी कीमत ओपी कर देता है तो ओ क्यू से अधिक ओएस कर देता है। अरे मान लो वही दोनों में कंपटीशन चलता रहेगा ना, वो उसको देखेगा वो उसको देखेगा, यही करते रहेंगे। अब क्या कहो, लास्ट में आके क्या होगा, डुओपोली के अंदर कीमत का ओपी तथा ओ क्यू के मध्य चक्कर काटती रहेगी। वही बता दिया मैंने टिल द पॉइंट। सेम ये घचड़ घचड़ जो लिखा हुआ था तुम्हारा, बस इसके अंदर यही है। दोनों में यही कंपटीशन चलता रहेगा, अपने आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो, पर हम तो अपना कंपटीशन चलाएंगे भाई। ठीक है। ओपीयू ओक्यू के मध्य चक्कर काटती रहेगी बस। इस प्रकार एडवर्ड ने क्या बताया, डुओपोली समाधान निरंतर असंतुलित ही रहेगा, क्योंकि दोनों मानेंगे नहीं, कोई ये करता रहेगा, कोई कम इधर, कोई कम इधर, कोई कम इधर। समझे? उसके अंदर सॉल्यूशन तो निकाला था, इसके अंदर सॉल्यूशन ही नहीं निकाला है, तो ये एडवर्ड बता रहा है। ठीक है। कार्टेल पढ़ ले। कार्टेल क्या है? कार्टेल का एक संघ वह है जो ओलिगोपोली बाजार स्थिति में फर्मों को क्या करता है, व्याप्त अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अब कार्टेल क्या बताता है, जो एक विक्रय एजेंसी होती है वह मान लो फर्मों के प्रतिनिधि के तौर पर मूल्य और मात्रा संबंधी निर्णय लेता है। जैसे मान लो प्रतिनिधि वही हो गया ना, जैसे जो मूल्य का डिसाइड करेगा, मात्रा क्या देनी है, मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो कार्टेल में एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्में मान लो एक समान वस्तु उत्पादन कर रही है कार्टेल के द्वारा, सेम कर रही है, मान लो सेम प्रोडक्शन कर रही है फर्में। ठीक है। तो बाजार का शोषण करने के उद्देश्य से एकत्रित होती है। अच्छा, ओके, ये पॉइंट था, मैं भूल गई इसके अंदर, सॉरी। ठीक है। तो कार्टेल क्या करता है, सबसे पहले देखता है जो क्या होता है, इसका उदय कब हुआ था, मतलब ये सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुआ था, अपना यूएसए में हुआ था। तो कार्टेल संघ दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। दो प्रकार के हो सकते हैं, एक संयुक्त लाभ अधिकतमकरण के उद्देश्य वाला कार्टेल हो सकता है, एक बाजार को विभाजन के उद्देश्य वाला, मतलब दो तरीके से आप कार्टेल को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा ज्वाइंट प्रॉफिट वाला, मैक्सिमाइजेशन वाला देख लेते हैं कार्टेल। इस प्रकार के कार्टेल में फर्मों के एक ऐसे संघ का निर्माण करती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य उद्योग के संयुक्त लाभ को अधिकतम करना होता है। क्या करना होता है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी फर्मों को निर्माण मीन्स इंग्लिश में, मैं इंग्लिश भूल जाऊंगी तुम लोगों के चक्कर में। अरे यार, निर्माण की इंग्लिश नहीं आ रही, बताओ यार। फर्में एक ऐसी संघ का निर्माण करती है, मतलब एक तरीके से क्या बोलूं, निर्माण समझ रहे हो ना, बनाती है। ठीक है। जिसका उद्देश्य उद्योग के संयुक्त लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है। और संघ एक बहुप्लांटी एक अधिकारी होता है, बहुप्लांटी मतलब मल्टी टैलेंटेड, जिसके अंदर क्या होता है, कार्य करते हुए निर्णय लेती है। ठीक है। बहुत सारी कंपनियां अपना निर्णय लेती है। ठीक है। और देखो आफरीन बता रही है स्ट्रक्चर, बेटा सही है। तुम मेरी हिंदी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मेरी इंग्लिश खराब कर दो और तुम मुझे सामने से इंग्लिश बता दो। सही है बेटा, सही है, सही है। स्ट्रक्चर, निर्माण कंस्ट्रक्शन होगा, हाँ स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर तो तैयार करना, वो अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, संयुक्त हंसो मत बेटा आफरीन, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सारा हिंदी का। मैं सच में बता रही हूँ, बहुत हिंदी पढ़ने लग गई हूँ आजकल। पर बताऊँ, इतना हिंदी मेरे लिए सही नहीं है, सुइटेबल नहीं है। इतना नहीं पढ़ूंगी मैं इंग्लिश भी लाऊंगी। अभी मैं तुम्हारी वजह से तुम बहुत परेशान हो रही थी ना, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। हंसो मत ज्यादा, वहीं आके कान पकड़ूंगी तुम्हारे। संयुक्त लाभ अधिकतमकरण के क्या होता है बच्चा, हिंदी बेस्ट कैसे बोलोगी बच्चा, हिंदी बेस्ट है, बट एक बार बताओ, इंग्लिश ही आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी हो रही है, वो तो हमें पता है। हम तो चाहते हैं सब कुछ हिंदी में, बट क्या करें, दूसरे लोग नहीं मांगते हैं, सब इंग्लिश ही मांगते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। ओके। इस प्रकार कार्टेल में फर्में एक ऐसे संघ का निर्माण करती है जिसका उद्देश्य उद्योग के संयुक्त लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है। और क्या करती है, बहुप्लांटीय, ये तो बता दिया है। ठीक है। कीमत क्या करती है, क्या है ये, कीमत व्यय, मतलब कीमत तय करती है। ठीक है। और उत्पादित मात्रा क्या हो, संयुक्त लाभ लाभ क्या हो हमारा, अधिकतम हो, ये देखती है। ठीक है। उत्पादन की मात्रा हमारी कितनी होनी चाहिए और लाभ कितना मिलेगा मुझे। अब मान लो जो मुझे लाभ मिल रहा है उसका वितरण किस प्रकार किया जाए, मतलब ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए।
इस प्रकार के कार्टेल में फर्मों का संघ बनाकर केवल संघ को कुल उत्पादन और मूल्य निर्धारण की हस्तांतरित करती है। मतलब एक दूसरे को आप ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं, हस्तांतरित करते रहते हैं कि आप फर्मों के अकॉर्डिंग आप कैसे चलते हैं, ठीक है। बल्कि क्या होता है, ग्रुपिज्म होता है जो तय करता है कि फर्म कितना उत्पादन करेगा, ठीक है, ये आपस में तय करते हैं और कितना कुल लाभ हर एक फर्म के हिस्से में आएगा, ठीक है, कितनी हिस्सेदारी उसमें एक फर्म करेगी, ठीक है। अब कार्टेल संघ बहुप्लांटीय जो एकाधिकारी होती है उसमें तरह से कार्य करते हुए उस मूल्य और मात्रा का निर्धारण करता है, ठीक है, जिस पर उद्योग का जो मतलब लाइक उद्योग का क्या होता है, अधिकतम लाभ होता है। इसके लिए वह क्या करती है, बाजार की कुल मांग का अनुमान लगाता है और उसके संगत सीमांत जो होती है फर्मों को व्यक्तिगत व्यक्तिगत समझ रहे इंडिविजुअल सीमांत लागत जो होती है वो क्षैतिज योग द्वारा संयुक्त, इसमें मत जाओ, इतना मत जाओ, ये मत पढ़ो ये सारा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो लास्ट में देख लो, उद्योग का संयुक्त लाभ क्या होता है, वो अधिकतम होना चाहिए बस। अब रेखा चित्र में बाईं और दो भागों में फर्मों को व्यक्तिगत लागत वक्र प्रदर्शित करा हुआ है, दाहिनी और संयुक्त मात्रा। बाईं और ये क्या दोनों करा हुआ है, फर्मों की लागत, इधर से ऐसे पढ़ लेना, फर्मों के लागत वक्रों को क्षैतिज योग द्वारा प्राप्त सीमांत लागत वक्र इसमें बताया हुआ है। पहले मेरा आउटपुट Q1 था, Q2 हो गया, Q3 हो गया, इसमें समझो मेरा आउटपुट क्या हो गया, पहले Q1 था, Q2 हो गया, Q3 हो गया, अब क्या हो गया, ये हमेशा तुम्हें पता ही है, एसीएमसी को काटती है, एसीएमसी को काटती है, एसीएमसी को काटती है, एक टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके गिर रही है, ठीक है। देख रहे हो प्राइस एंड कॉस्ट क्या हो रहा है हमारा, ये भी प्राइस एंड कॉस्ट है, ये भी प्राइस एंड कॉस्ट है, ठीक है। इतने प्राइस पे हमारा इतना क्वांटिटी हो रही है, फिर क्या हो गई, मेरी क्वांटिटी इतनी हो गई, फिर कितनी बढ़ के हो गई, Q3 हो गई, ठीक है। अब CCA सेंट्रल एजेंसी क्या बताता है, द्वारा किए गए Q3 पर उत्पादन मात्रा जिस पर उद्योग का लाभ अधिकतम होगा, Q3 पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ गई ना, Q3 बढ़ गई, पहले Q1 थी, पहले Q2, अब Q2 हुआ है, अब Q3 हो गई, तो Q3 पे आके क्या हो गई, मेरा अधिकतम हो गया लाइक, ठीक है, अधिकतम हो गया, समझ में आया, ठीक है। अभी आगे पढ़ लेना, अब इसका मूल्यांकन पढ़ लेते हैं। संयुक्त लाभ अधिकतम का क्या उद्देश्य होता है कि कार्टेल का जो विशेष विश्लेषण होता है उसका जो एनालाइज करता है वो सुगम प्रतीत होता है, लाइक बहुत इजी वे में, मतलब जस्ट लाइक फ्लोलेस वे में प्रतीत होता है, लाइक ओके। किंतु इसके समक्ष क्या होता है, इसके अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि क्या क्या होती हैं वो अब आगे पढ़ेंगे आप। बाजार की कुल मांग का अनुमान लगाने में आने वाली कठिनाई, जैसे बाजार का टोटल आप डिमांड कैसे करोगे, मतलब कैसे करोगे, कुल मांग का अनुमान कैसे लगाओगे, तो इसमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और बाजार की अगर संयुक्त लागत का अनुमान लगाना हो तो आने वाली कठिनाइयों का कैसे आप सामना करते हैं, ये भी इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये मूल्यांकन है इसका कि इसमें हमने क्या क्या देखा। लाभ वितरण की समस्या, ठीक है, लाभों का कैसे वितरण किया जाए। इस प्रकार के कार्टेल में कीमत स्थिरता की स्थिति पाई जाती है, जबकि आर्थिक में क्या होता है, उतार चढ़ाव के कारण लागतें घटती बढ़ती है रहती हैं। तो फर्म में क्या करती है, अपनी लागतों के अनुसार अपने आप को समायोजित करना चाहती हैं। तो ये क्या बताती है कि कीमत का जो स्थिर होता है वो कार्टेल के भंग होने का कारण बन जाती है। किसको भंग कर देती है, जब कीमत स्थिर हो जाती है तो कार्टेल को क्या करेगी, योजना को इसको भंग कर देगी, भाई खराब कर देगी, ठीक है। क्या सिट्रिक, क्या क्रिटिक है, क्या कौन सा क्रिटिक बच्चा, क्या क्रिटिक, क्या बच्चा क्रिटिक, क्या मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है निष्कर्ष, हाँ। क्रिटिसाइज नहीं है, क्रिटिसाइज तो नहीं कह रही हो कीर्ति तुम, नहीं नहीं क्रिटिसाइज नहीं है ये, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं है ये। चलो तुम्हारा एंड हो गया ये। अब आगे इसमें एक ये एक दो स्लाइड रह गई है, ये अपना पढ़ लेना, ठीक है, ओके ओके। सो आज की क्लास ओवर करते हैं, बट उससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और कल क्लास 8 बजे से ही होगी, ठीक है, 8 बजे कल क्लास है,
और कल एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है देखती हूँ, लेकर आऊंगी। और वरना मैं तुम्हारे लिए वो वन लाइनर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें अब हर चीज में आफरीन तुम्हें हिंदी का मत करना तुम हर चीज में, क्योंकि हर चीज में इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं हो, वो हिंदी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। और उस दिन हाँ आफरीन तुम बोल रही थी ना कि मैम आपने जो इंग्लिश दिया उससे हिंदी डिफर है, तो इंग्लिश डिफरेंट ही होता है हिंदी से। उसका प्योर डेफिनेशन नहीं आएगा, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में आएगा, है ना आफरीन? तो वो चीज नहीं आएगी बच्चा, वो आपको अलग से ही पढ़नी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? ठीक है आफरीन, समझ आ रहा है? अरे हाँ हाँ कीर्ति, अच्छा हो तुमने मुझे याद दिलाया लास्ट में। मैं सर को मैसेज भी कर देती हूँ, एक सेकंड रुको, सब यहीं रहो अभी। मैं सर को अभी मैसेज कर देती हूँ। यहाँ बच्चा अभी नोट्स डाल रही हूँ सुनील, अभी डालती हूँ। और तुम्हें पता तो है मैं तुरंत नोट्स डालती हूँ, तुम लोग कैसे बोलते हो मुझसे यार? सुनील तुम्हें पता है मैं तुरंत नोट्स डालती हूँ, बस हाँ ये है कि कभी कभी बहुत लैंग्वेज में कराऊंगी एमसीक्यू। ओके। मैं सर को बोल देती हूँ। क्या कीर्ति, क्या प्रॉब्लम था तुम्हारा, दोबारा बताना। कीर्ति सर बोल रहे हैं। हाँ आफरीन एंड आप जा सकते हो, यू कैन लीव। कीर्ति सर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐप में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, पर मैं चेक करूंगा। ठीक है, सर ने देखो मैसेज किया है मुझे। ठीक है, वी विल चेक। सर ने देखो तुम्हारे सामने मैंने तुम्हें टेक्स्ट, देखो सर को टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, जिससे तुम्हें परेशानी ना हो। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है कीर्ति, मैंने सर को बोल दिया है, तुम परेशान मत हो। मैं तुम लोग के नोट्स भी अभी सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया, सर ने बोला मैं देखता हूँ, बाकी जितना तुम कर पा रही हो कर लो, कोई बात नहीं। बाकी क्या करेंगे, वो वाली अगर क्लास स्किप हो गई तो दोबारा पढ़ा देंगे, है ना? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप दोबारा पढ़ाएंगे। पर ये कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कब तक पढ़ोगी तुम, है ना? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तुम सबको? वीडियोस रन हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियोस रन नहीं होगी तो उसके इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आप लोगों को, वो तो है ही। ठीक है बच्चा, चलो सो ऑफ करते हैं। सो बाय बाय एंड गुड नून, अब तो 12 बज गए ना। गुड नाइट टू एवरी, गुड नून टू एवरीवन। पता नहीं मुझे गुड नाइट की कब आदत जाएगी मेरी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। ओके ओके।